क्या इस देश में अब कोई नियम कानून नहीं रह गया है? और यदि है भी तो वो सिर्फ अंधा नहीं बल्कि गूंगा, बहरा, लंगड़ा, लूला सब कुछ हो गया है। क्या कानून और संविधान व्यक्तियों की पहचान करता है, भेदभाव करता है, चुन चुन के लागू होता है? जी हाँ, कल सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कॉकरोच पार्टी के प्रदर्शन को लेकर और उसके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को लेकर जो ऑर्डर दिया है उसे लेकर बहुत सारे विवाद खड़े हो गए, सवाल खड़े हो गए। कहा जा रहा है कि ऐसा लगता है चीफ जस्टिस की बेंच ने मोदी शाह की गुजराती जोड़ी को एक बड़ा खतरनाक हथियार सौंप दिया है आंदोलनकारियों को दबाने, डराने और चुप कराने के लिए, और इस हथियार का दुरुपयोग अब सत्ता कर सकती है, पुलिस कर सकती है। यानी चुन चुनकर पुलिस उन्हें निशाना बना सके ताकि दोबारा ये लोग आंदोलन खड़ा न कर सकें। आदेश में कुछ लाइनें ऐसी भी हैं, कुछ बातें ऐसी भी हैं जो सच में बहुत ज़्यादा गंभीर है और निशाने पर अब सिर्फ बच्चे नहीं बल्कि बच्चों के माँ बाप और परिवारजनों को भी लेने की तैयारी नजर आती है। क्योंकि आपने सुना था कि इस बार माँ बाप अपने बच्चों को भेज रहे थे कि जाओ अपना हक मांगो, पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाओ। ये पूरा सीन बड़ा खतरनाक बनता जा रहा है और उसी तरफ इशारा कर रहा है जो सवाल इस मंच पर हमने बार बार उठाया। बार बार आरोप लगते हैं कि भाजपाई सत्ता जो खुद नहीं करना चाहती या नहीं सकती, कहीं ना कहीं न्यायपालिका के माध्यम से उसे करवाया जाता है। क्या मणिपुर, क्या दिल्ली। उधर रैपिड एक्शन फोर्स की डायरी ने खुद ही अमित शाह की दिल्ली पुलिस की पोल खोल दिया है। एक ऐसी रिपोर्ट आई है जो बहुत ही गंभीर सवाल पैदा करती है। और तो और दिल्ली पुलिस ने हजारों लोगों की एक लिस्ट केंद्र सरकार को दिया है और बताया है कि इतने लोगों ने इन प्रदर्शनों में हिस्सा लिया जिनका कोई न कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है, यानी उनका नाम पुलिस रिकॉर्ड में है, पुराने आपराधिक मामलों में है। सामान्य सोच वाले व्यक्ति को लग सकता है कि जिस पर कोई अपराध दर्ज है या फिर पुलिस के रिकॉर्ड में उसका नाम है, वो प्रदर्शन में क्या कर रहा था, निश्चित ही गड़बड़ करने गया था। कल सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तरह की बातें कर दिया, कहीं ना कहीं पुलिस को ऐसी छूट दे दी जो सवालों के घेरे में है। तो आइए आज इस पूरे मामले को कायदे से समझते हैं और देखते हैं कि देश की संसद में कितने आपराधिक छवि वाले लोग हैं। सवाल पूछते हैं कि यदि आपराधिक पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति जन आंदोलन में हिस्सा नहीं ले सकता तो आपराधिक पृष्ठभूमि वाला आदमी संसद में कैसे बैठ सकता है, कानून कैसे बना सकता है। सवाल यह भी पूछेंगे कि किस कानून और किस संविधान के तहत चीफ जस्टिस ने, उनकी बेंच ने यह कह दिया कि बिना आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारी छात्रों पर जबरन कार्रवाई नहीं होगी, यानी जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है उन पर जबरन कार्रवाई करने की छूट है। यह बात कितनी गंभीर है आप सोच भी नहीं सकते। संवैधानिक अधिकारों को जितना मैं समझ पाता हूं, कम से कम उसके हिसाब से ये कहीं से भी संविधान सम्मत नहीं लगता, मगर फिर भी मैं दावा नहीं कर रहा, सवाल पूछ रहा हूं कि यदि किसी भी व्यक्ति का नाम किसी भी आपराधिक कृत्य में आ गया, सही आ गया, गलत आ गया, वो अलग की बात है, जैसे भी आ गया, तो क्या उसके संवैधानिक अधिकार खत्म हो जाते हैं? यदि हो जाते हैं तो ये कहाँ लिखा है? ये सवाल बहुत बड़ा है, इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे, इसलिए एकदम टकटकी लगाकर देखते जाइए और वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए, टन से यही नीचे सब्सक्राइब का बटन है, ये काम तुरंत कर लीजिए, बहुत जरूरी है भविष्य के लिए। फेसबुक पर है तो फॉलो कर लीजिए, ये भी जरूरी है। इसके अलावा यदि लोकहित इंडिया की आर्थिक सहायता कर सकते हैं तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके जरूर करें। अपनी स्क्रीन पर इस चार्ट को देखिए, ये सोशल मीडिया पर खूब वायरल है और इससे संबंधित जो खबरें हैं उनमें बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने यह लिस्ट कथित तौर पर सरकार को सौंपा है और इसमें दावा किया गया है कि CJP के आंदोलन में कम से कम 2873 लोगों की पहचान की गई है जो शामिल थे और इनका कथित रूप से कोई न कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड था। आप इस लिस्ट में देख सकते हैं, कुछ के ऊपर गंभीर अपराध की बात कही गई है और कुछ पर अन्य अपराध है। आंकड़े आप खुद ही देख लीजिए, गिनाने लगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, मूल मुद्दा हल्का हो जाएगा। मूल मुद्दा तो ये है कि आंदोलन के बाद इस तरह की जांच करना कि इसमें कितने लोग ऐसे शामिल थे जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है, इसका क्या तुक बनता है, क्या आधार बनता है? क्या आंदोलन को भी अपराध के रूप में देखा जा रहा है? क्या आंदोलन में भी इन लोगों ने अपराध किया? क्या दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा बल अपने उन कर्मचारियों और अधिकारियों की लिस्ट भी जारी करेंगे, संख्या बताएंगे जिन्होंने लाठीचार्ज किया, फायरिंग किया, जबरन पीटा, कील वाली लाठियों का प्रयोग किया, पैलेट गन का इस्तेमाल किया, और ऐसे सुरक्षा बलों का पुराना रिकॉर्ड क्या है, कैसी सर्विस रही है? इससे भी बड़ा सवाल यह है कि बिना वर्दी वाले जो थे उनकी क्या जवाबदेही है, बिना नेम प्लेट वाले थे उनकी क्या जवाबदेही है? इससे भी बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि क्या इस तरह की लिस्ट बनाकर यह दिखाने की कोशिश हो रही है कि यदि आपका कहीं कुछ माइनस है, किसी भी मामले में आप पर कोई अपराध है, कोई आरोप है, पुलिस रिकॉर्ड में आपका नाम है, तो आप अपने संवैधानिक अधिकार खो देंगे, अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं पाएंगे, आवाज
नहीं उठा पाएंगे, आंदोलन नहीं कर सकते? ये भारत के किस नियम, कानून या संविधान में लिखा है? अरे यहाँ तो बड़े से बड़ा अपराधी भी मूल अधिकार रखता है। और भारत को छोड़िए, विदेशी आतंकवादी भी जब पकड़े जाते हैं तो उनके भी बहुत सारे अधिकार होते हैं। उन्हें भी वकील मिलता है, उन्हें भी सुनवाई का मौका दिया जाता है, अपनी बात रखने का हक दिया जाता है। इसी देश में बड़ी बड़ी अदालतों ने आतंकवादियों तक को अपनी बात रखने का मौका दिया है। कसाब का मामला याद करिए, पूरे देश ने देखा है। यही एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है। मगर यहाँ देखिए, अपना हक मांगने पर, पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाने पर लिस्ट बनाई जा रही है। अब जब लिस्ट बनाई ही जा रही है तो आप दर्शक जरा देश की संसद की लिस्ट भी देख लीजिए। कहीं ना कहीं ऐसी लिस्ट बनाकर, संख्या बताकर यह दिखाने का प्रयास लगता है कि जिनके नाम कहीं भी पुलिस रिकॉर्ड में आ गए, किसी अपराध में है, वो प्रदर्शन नहीं कर सकते, आंदोलन नहीं कर सकते। जबकि प्रदर्शन करना, शांतिपूर्ण आंदोलन करना संवैधानिक अधिकार है। यानी भाजपाई सिस्टम के अनुसार पुलिस रिकॉर्ड में आपका नाम आ गया, कोई अपराध दर्ज हो गया, सही या गलत, तो आपके संवैधानिक अधिकार खत्म हो जाते हैं। अब यदि ऐसा ही करना है तो फिर देश की संसद का हाल देख लीजिए। हम सबको पता है कि संसद के 3 हिस्से हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। एडीआर के अनुसार लोकसभा की बात करें तो कुल सांसदों की संख्या 543 है और इस 543 में से 251 पर यानी 46% सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज है। कितना? 46% लोकसभा में, यानी उनके आपराधिक रिकॉर्ड है, यानी वो पुलिस रिकॉर्ड में है। और तो 170 लोगों पर गंभीर अपराध वाले मामले दर्ज हैं। यानी लोकसभा में 31% गंभीर अपराध वाले, आपराधिक छवि वाले लोग मौजूद हैं। और आप जानते हैं कि गंभीर अपराध का मतलब क्या होता है? हत्या, बलात्कार, हत्या का प्रयास, डकैती, लूट वगैरह ये सब चलता है। तो कुल मिलाकर भारत की लोकसभा में 46% मोटा मोटी समझ लीजिए कि आधे आपराधिक छवि के सांसद हैं, उन पर कोई ना कोई अपराध दर्ज है, आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं। इसी तरह राज्यसभा में आ जाइए, जो कि उच्च सदन माना जाता है कि देश भर के अच्छे दिमाग वाले राजनीतिक लोग यहाँ पर होंगे। राजनीति के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी जो उत्कृष्ट बुद्धि वाले होंगे वो यहाँ राज्यसभा की कुर्सी पर बैठेंगे। कुल संख्या है 226 और 226 में से 69 लोगों पर कोई न कोई आपराधिक मामला दर्ज है। यानी 31%, यानी जहां उच्च सदन है, जहां उच्च बुद्धि के, उच्च कोटि के लोग होते हैं, उनमें से भी 31% आपराधिक रिकॉर्ड वाले हैं। और इस 226 में से 36 ऐसे हैं जो गंभीर मामले वाले हैं, यानी जिन पर हत्या, लूट, बलात्कार, दुष्कर्म, हत्या के प्रयास, इस तरह के अपराध दर्ज हैं। आप सोचिए कि कितनी बड़ी संख्या में हमारे देश की लोकसभा और राज्यसभा में आपराधिक छवि वाले लोग हैं। और तो और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने दोष सिद्धि को भी घोषित किया है। 27 सांसद हैं, 27 ऐसे हैं जिनका दोष साबित भी हो चुका है। और बारीकी से आंकड़ा देखेंगे तो मामला बहुत गंभीर दिखता है। लेकिन जरा कल्पना करिए कि जिस देश की लोकसभा में लगभग आधे सांसदों पर कोई न कोई आपराधिक मामला दर्ज है, उस देश की पुलिस कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट से इशारा मिलते ही आंदोलन में शामिल आम जनमानस में से आपराधिक वालों को ढूंढ रही है, आपराधिक रिकॉर्ड वालों को ढूंढ रही है। जबकि यदि आप आंकड़ा देखें और दिल्ली पुलिस के इन आंकड़ों को सही मान लें तो जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में पहुंचे लोगों में से ज्यादा आपराधिक छवि के लोग तो संसद में मौजूद है। जंतर मंतर पर बताया गया कि लाखों की संख्या में छात्र मौजूद थे। लाखों में से यदि दिल्ली पुलिस 2800 कुछ लोगों को पहचान कर पाई है तब तो यह प्रतिशत बहुत कम है। जबकि संसद में कुल सांसदों की संख्या 769 होती है और इस 769 में से 320 पर मामले दर्ज हैं, लगभग 42% पर। अब आप दर्शक बताइए कि यदि सुप्रीम कोर्ट और मोदी शाह की पुलिस ये दर्शाना चाहती है कि जिन पर कोई आपराधिक मामला दर्ज है या पुलिस रिकॉर्ड में उनका नाम है, कोई आरोप है, वो आंदोलन में हिस्सा न लें, वो डर के दब के बैठे रहें, अपने अधिकार न मांगे, उनका संवैधानिक अधिकार नहीं माना जाएगा, तो फिर किस हक और अधिकार से आपराधिक रिकॉर्ड वाले सांसद देश की संसद में बैठे हैं? राज्यों की विधानसभाओं में जाएंगे तो हालात बहुत खराब नजर आएंगे। और समझने वाली बात तो ये भी है कि इस देश की केंद्रीय सत्ता में, खासकर जिनके हाथों में पुलिस है, उन पर भी तो बहुत सारे आपराधिक मामले दर्ज हैं। कौन कौन सी जांच हुई है, गिरफ्तारी हुई है, वो किस हक से संसद में जाते हैं, किस हक से मंत्री बने बैठे हैं, किस हक से संसद में कानून बनाते हैं, कौन से नियम के अनुसार अब आम जनमानस के संवैधानिक अधिकारों को छीना जा सकता है और कौन से नियम कानून के तहत कुछ विशेष लोगों को आपराधिक छवि होने के बावजूद संसद पहुंचने का, कानून बनाने का हक मिलता है। कल इस मामले पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस की बेंच ने जांच के लिए एसआईटी बनाने का संकेत दिया। आदेश दिया गया कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को छोड़ दिया जाए यदि उनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। ये लाइन बड़ी डेंजरस लगती है। इसका दूसरा मतलब ये निकलता है कि यदि किसी नाबालिग का भी पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है, नाम है, तो फिर दिल्ली पुलिस उन्हें नहीं छोड़ेगी। अगली बात ये कही गई कि जरूरत पड़े तो बच्चे या परिवार से साधारण बॉन्ड लिया जा सकता है। बॉन्ड लेने का मतलब क्या होता है? यानी पुलिस बच्चों से लिखवा लेगी कि आज के बाद इस तरह के किसी आंदोलन में नहीं जाओगे, या फिर जबरदस्ती माँ बाप से, परिवार वालों से लिखवा लिया जाएगा कि आज के बाद सरकार के खिलाफ आवाज उठाने, इस तरह के किसी भी आंदोलन में हिस्सा लेने आपका बच्चा नहीं जाएगा। माँ बाप लिख
कर आएंगे, डरे हुए, सहमे हुए, दुबके हुए बैठ जाएंगे। कल को चाहे जितना बड़ा पेपर लीक हो जाए, जितना बड़ा भ्रष्टाचार का मामला हो जाए, घोटाला हो जाए, कोई भी अपने बच्चों को ऐसे किसी कार्यक्रम में जाने नहीं देगा। रोकेंगे, कहेंगे कि तू जाएगा तो हम फंस जाएंगे, पुलिस हमें उठा ले जाएगी, क्योंकि हमने तो बॉन्ड में लिख दिया है, लिख कर दे दिया है। इस आंदोलन में लगातार ये चर्चा हो रही है। संसद के भीतर भी अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी ने लगातार इस बात को दोहराया कि पहली बार हो रहा है शायद जब बच्चों के माँ बाप उन्हें भेज रहे हैं कि जाओ अपनी आवाज उठाओ, पेपर लीक के खिलाफ बोलो। ऐसा लगता है कि इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कह दिया गया कि जरूरत पड़े तो बच्चे या परिवार से साधारण बॉन्ड लिया जा सकता है, यानी बच्चों के साथ साथ परिवार भी डरा सहमा रहे। और आगे से बच्चों को भेजना तो दूर, रोक कर घर में ताला लगा के बंद कर दे। कहा गया कि बिना आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारी छात्रों पर फिलहाल जबरन कार्रवाई नहीं होगी, यानी आपराधिक रिकॉर्ड वालों पर हो सकती है। यह भी कह दिया गया कि दर्ज एफआईआर की जांच पुलिस जारी रख सकती है, जबकि सरकार ने वादा कुछ और किया था। सरकार का वादा था कि आंदोलन से संबंधित किसी भी व्यक्ति पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, जो एफआईआर दर्ज है वो भी रद्द किया जाएगा। कह दिया गया कि प्रदर्शनकारियों की पहचान, फोटो या निजी जानकारी पब्लिश न किया जाए, लेकिन बहुत सारी जगहों पर तो हो गया। बिहार से खबरें आई कि पुलिस ने बाकायदा फोटो जारी कर दिया, तो फिर जिनका पब्लिश हो गया, निजी जानकारी जिनकी पब्लिक कर दी गई, उनका क्या होगा, उसका क्या इलाज है? जगह जगह से इस तरह की चर्चाएं सामने आ रही हैं कि नफरती चिंटू आंदोलन में हिस्सा लेने वाले लड़कों और लड़कियों को निशाना बना रहे हैं। सवाल है कि क्या निजी जानकारी आंदोलनकारियों की इसीलिए पब्लिक की गई, करवाई गई पुलिस द्वारा, ताकि बाद में इन्हें सबक सिखाया जा सके नफरती चिंटुओं के माध्यम से? इस प्रोटेस्ट के ऑर्गेनाइजर को बाकायदा ट्वीट करके लिखना पड़ा कि आदेश का पॉइंट नंबर 4 मौजूदा एफआईआर की जांच जारी रखने की अनुमति देता है। यह सीधे सीधे सरकार के वादे से टकराव रखता है। सरकार ने तो एफआईआर वापस लेने और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को परेशान न करने का भरोसा दिया था। वैसे सीजेपी के लोग कुछ भी कहें, मूल सवाल तो यही है कि भरोसा आपने किया क्यों था? और ये सवाल मैं पहले दिन से उठा रहा हूं, याद करिए। किसी पर भी भरोसा करने से पहले उसका इतिहास देखा जाता है, उसके कैरेक्टर को समझा जाता है, और कुछ लोगों का जो भीतर बसा हुआ होता है वो कैरेक्टर कभी बदलता नहीं, जीवन भर नहीं बदलता, मरते दम तक नहीं बदलता। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के दुरुपयोग का डर बहुत बड़ा हो चुका है और दुरुपयोग कहीं न कहीं शुरू होता हुआ भी नजर आ रहा है। अब जरा इस खबर को देखिए। यह खबर बता रही है कि 20 जुलाई के संसद चलो प्रदर्शन में रैपिड एक्शन फोर्स ने प्लास्टिक पैलेट गन का इस्तेमाल किया था, और सबसे बड़ा खुलासा यह है कि पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार यह कार्रवाई मौके पर मौजूद दिल्ली पुलिस के डीसीपी रैंक अधिकारी के निर्देश पर हुआ। शर्मनाक बात यह है कि इससे पहले दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन के इस्तेमाल की खबर को फेक न्यूज बताते हुए कहा था कि उसके पास ऐसी कोई बंदूक ही नहीं है। यानी इनका तर्क देखिए कि हमारे पास बंदूकें नहीं है तो हम पैलेट गन चलाएंगे कहां से? लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि चली नहीं, चलने के तमाम सबूत मौजूद थे, लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस ने झूठ बोल दिया कथित रूप से। समझने वाली बात यह है कि पैलेट गन पुलिस के पास होती भी नहीं है, बल्कि रैपिड एक्शन फोर्स के पास होती है, यानी आरएएफ के पास होती है। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आरएएफ के जवानों ने दिल्ली पुलिस के डीसीपी रैंक के अधिकारी के निर्देश पर कैसे चला दिया? लोग कह रहे हैं कि रैपिड एक्शन फोर्स के जवान अपने कमांडेंट की बात मानेंगे या फिर दिल्ली पुलिस के अधिकारी की बात मानेंगे। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या डीसीपी रैंक का कोई भी पुलिस अधिकारी पैलेट गन के इस्तेमाल के लिए आदेश दे सकता है, वो भी दूसरी फोर्स के लोगों को? एक सवाल यह भी है कि इस तरह की कार्रवाइयों का आदेश तो सामान्यतः एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का होना चाहिए। क्या वहां पर कोई मजिस्ट्रेट नहीं थे? नहीं थे तो क्यों नहीं थे? सबको मालूम था कि 20 तारीख को प्रदर्शन बड़ा होने वाला है, संसद मार्च होने वाला है। यदि मजिस्ट्रेट थे तो फैसला उनका होना चाहिए था। कहा जाता है कि मजिस्ट्रेट यदि उपलब्ध न हो, उनसे कोई संपर्क न बन पा रहा हो, तो पुलिस के सक्षम अधिकारी जान बचाने के लिए, जान खतरे में आने की स्थिति में इस तरह का बल प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या दिल्ली की राजधानी में जंतर मंतर पर, संसद के आसपास, उस एरिया में कोई मजिस्ट्रेट नहीं थे जिससे आदेश लिया जा सके? पिछले दिनों रिपोर्ट आई कि सूत्रों के अनुसार आरएएफ ने अपने जवानों की कार्रवाई पर गंभीर नाराजगी जताया था और कहा था कि जवानों को बल प्रयोग की जो ट्रेनिंग दी गई है उसके उलट उन्होंने बल प्रयोग किया है, ये ठीक नहीं किया है। यानी 20 जुलाई को दिल्ली में जो कुछ हुआ वो सब सवालों के घेरे में है ही। सुप्रीम कोर्ट से भी जो निकला है उस पर भी ढेर सारे विवाद पैदा हो गए हैं। उधर पेपर लीक मामले पर आंदोलनकारियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर संसद के भीतर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, जरा उन्हें सुनिए, और किस तरीके से आज फिर से उन्हें कथित रूप से कुछ कहने से रोका टोका गया है वो भी देखिए। So I said, सर, ये जो स्टूडेंट होता है इसका लक्ष्य क्या होता है? तो उसने मुझे बोला स्टूडेंट का लक्ष्य होता है कि वो सच्चाई के पीछे दौड़ता रहता है। उसके लिए सच्चाई मीठी होती है, ट्रूथ इज स्वीट। लाइक गांधी जी सेड, द विंडोज ऑफ हिज हाउस are open to all winds. Then I said, what about the idiot? And she said,
So I said, what about? I said, so sir, I said, okay, what about this other type of person who is not a student? So she said, the hallmark, she said, the student, she says the student wears the truth on his or her chest proudly. It's written here. And I said, what about the other type? She says the other type requires an image. It requires an image, and as that image is not true, because the idiot is trying to pretend that he is God. I'm not talking about that. As it is not true, and the idiot is trying to pretend he's God, he has to create this massive image. Then I asked a question, sir. मैं सोचा कि यार ये मैं सोचा कि ये स्टूडेंट है और फिर ये इडियट भी है, तो मैंने उससे पूछा, एक बात बताओ, ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? उसने कहा, कौन सी तीसरी कैटेगरी? मैंने कहा, अंधभक्त। इसको कहां डाला जाए? She says to me, अंधभक्त is a person who is absolutely convinced that another idiot is God. So these are the three categories: student, idiot, and andhbhakt who follows the idiot. Now, so Speaker sir, माननीय Speaker, प्रतिपक्ष के नेता है आप, now super सदन की गरिमा रखते हुए विधेयक पर ही चर्चा करें तो उचित रहेगा। आगे जा रहा हूं सर। So Speaker sir, I found this to be a very nice framework, and this framework came to me from an 18-year-old girl, lovely student, probably one of the protesters in the Chhatron Ki Goonj programs. सर सुपरफिशियली लगता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्जाम्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, वो शिक्षा की कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, और ये सच है। Education system is very expensive. More money is spent on one exam, on one exam, than is spent by the government on our education budget. Sir, 8-10 घंटे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, सालों के लिए पढ़ते हैं। Sir, please. Sir, they're not right. We will not allow anybody to talk. वो एक स्टूडेंट के नाम से ऐसा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इस्तेमाल तो वही कर रहे हैं ना, राहुल गांधी जी ही कर रहे हैं। वो नाम ले रहा है स्टूडेंट का, स्टूडेंट का नाम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट का नाम से इन्होंने जो शब्द यूज किया है वो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है, और जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और उसको हटा देना चाहिए। और बार बार एक ही शब्द को एक छात्र का नाम से बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, सर वो नहीं होना चाहिए, वो गलत इस्तेमाल किया। आपके लिए नहीं इस्तेमाल किया। I didn't use it for you. शब्द रूल बुक है ना सर, ये रूल बुक में
अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशंस का किताब है। आप भी चले। और आपने जो शब्द इस्तेमाल किया वो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है। सर स्पीकर सर, अगर इनको शब्द नहीं अच्छा लगता, मैं दूसरा शब्द दे देता हूं। मैं दूसरा दे देता हूं सर। वो व्यवस्था तो मैंने दे दी है, जो असंसदीय सर, उसको निकाल देंगे। स्टूडेंट को हम आपको व्यवस्था देने की आवश्यकता नहीं है। सर इडियट शब्द नहीं यूज करूंगा सर, आई विल नॉट यूज। ना लेट मी सब बोलने तो दीजिए सर। अगर चाहते हैं तो मैं दूसरा शब्द, उसका प्रॉक्सी शब्द। नो, आप फिर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, विधेयक पर आप बोले सर। आपसे ये मेरी अपेक्षा है। सर बट आप हाउस को ऑर्डर में रखिए सर। आप विधेयक पे बोले, मैं हाउस Please, ऑर्डर sir. कर रखूंगा क्या? Because sir, so I defined this young lady, gave me a beautiful framework, 3 categories of people. I found this to be, Speaker sir, order लाइए sir. देखिए सर, सर हाउस सर, to keep house in order sir is your esteemed responsibility sir. The moment I open my mouth, the entire opposition starts to shout. मैं फिर से कहता हूं राहुल गांधी जी, आप इस तरीके से हमारा अच्छा एक डिबेट जो चल रहा है, आप लीडर ऑफ अपोजिशन है और आप ऐसे परिस्थिति खड़ा मत कीजिए। स्पीकर साहब ने भी जिक्र किया, जब प्रधानमंत्री जी को हमारा जो शुरू में राष्ट्रपति का अभिभाषण को बोलने का आप लोगों ने बिल्कुल रोक करके यहाँ तक आए और आप लोगों ने कई बार प्रधानमंत्री जी को बोलने नहीं दिया, ऐसा परिस्थिति भी निर्माण कराया आप लोगों ने। और आज तो आपने आज संसदीय भाषा का इस्तेमाल किया, एक पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है उसको लेकर के एक नियम हमने पढ़ के सुनाया। ये किताब का भी जिक्र किया कि अन पार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन, ये मैंने जिक्र किया। और बाकी हमारा साथियों ने भी कहा है कि आप भाषण कीजिए, लेकिन जो शब्द इस्तेमाल किया है उसमें आपत्ति, इतना ही तो है। फिर आप उसको इतना आप बहुत ही इमोशनल चेहरा दिखा करके ये तो ठीक नहीं है, हाउस को आप गुमराह नहीं कर सकते हैं। Sir, it is unparliamentary. Let us just be precise. It is unparliamentary for me to use that word against another member of parliament. I have not used that word against anybody. I have just stated that this category exists. Sir, again they are going. Speaker sir, अगर आप चाहते हैं कि इस देश में सिर्फ बीजेपी बोले तो मैं चुप होकर यहाँ बैठ जाता हूँ, मैं बैठ जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, टाइम बता दो कितना ले लिया। एक मिनट, माननीय सदस्य, माननीय नेता प्रतिपक्ष, इस विषय पर मैं बोलता हूं सर, रिजू जी खड़े हो जाते हैं, मैं बोलता हूं वो खड़े हो जाते हैं, इंटरप्ट करते हैं। आप उनको, मैंने यील्ड भी नहीं किया, आप उनको जगह दे रहे हैं। नो, संसदीय कार्य मंत्री आप बोल, ये फिर से आ गए। रक्षा मंत्री जी बोलना क्या?